हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का 2। सत्य उत्थान संवत 1975 सन 1918 ईस्वी से। प्रकरण 5 गद्य साहित्य की वर्तमान गति। सामान्य परिचय। हमारे गद्य साहित्य का यह काल अभी शुक्ल जी का समय हमारे सामने है। शुक्ल जी का मानना है कि यह इतना दूर पीछे नहीं छूटा है कि इतिहास के भीतर आ सके। इसी से उन्होंने गद्य की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों को लक्षित करने के लिए उस समय के गद्य साहित्य के भिन्न अंगों का संक्षिप्त विवरण भी दिया है। उस समय के गद्य की 3 प्रमुख विशेषताओं को चिन्हित किया गया है। लेखकों की दिनों दिन बढ़ती संख्या से जहां हिंदी साहित्य का मैदान काम करने वालों से पूरा भर गया, वहीं बहुत सी फालतू चीज़ें भी इधर उधर बिखरी। बहुत से लोगों का शुद्ध भाषा लिखने के अभ्यास होने से पहले ही पोथियाँ लिखने लगने से हो रही भाषा की बुरी दशा पर चिंता व्यक्त की है। पाश्चात्य अंधानुकरण की समस्या को इंगित करते हुए लिखा, यह ठीक है कि विज्ञान की साधना द्वारा संसार के वर्तमान युग का बहुत सा रूप यूरोप का खड़ा किया हुआ है, पर इसका क्या मतलब है कि युग का सारा रूप विधान यूरोप ही करे और हम आराम से जीवन के सब क्षेत्रों में उसी के लिए हुए रूप को लेकर रूपवान बनते चलें। शुक्ल जी की मान्यता है कि यूरोप के साहित्य शास्त्र में उठी हुई बातों की चर्चा हमारे यहाँ भी हो, पर उन्हें सामने रखकर वर्तमान विश्व साहित्य का स्वरूप बताते हुए हिंदी साहित्य को बहुत पीछे बताना अनाड़ीपन ही नहीं, जंगलीपन भी है। बात बात पर यूरोप के सिद्धांतों, साम्यवाद, समस्या, नाटक आदि को यहाँ के साहित्य से भिड़ना उचित नहीं। उपन्यास। इस तृतीय उत्थान में हमारा उपन्यास साहित्य ही सबसे अधिक समृद्ध हुआ। नूतन विकास लेकर आने वाले प्रेमचंद जी जो कर गए, वह हमारे साहित्य की एक निधि ही है। उनके अतिरिक्त पंडित विश्वंभरनाथ कौशिक, बाबू प्रताप नारायण श्रीवास्तव, श्री जैनेन्द्र कुमार ऐसे सामाजिक उपन्यासकार तथा बाबू वृंदावन लाल वर्मा ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार उपन्यास भंडार की बहुत सुंदर पूर्ति करते जा रहे हैं। वर्तमान जगत में उपन्यास की बड़ी शक्ति है। इसके 2 कारण शुक्ल जी ने बताए हैं। समाज के अलग अलग वर्गों में पैदा हो रही प्रवृत्तियों, गूढ़ और चिंत्य परिस्थितियों को उपन्यास सामने लाता है और कभी कभी आवश्यकतानुसार उनसे निस्तार छुटकारे का मार्ग भी सामने रखता है। जीवन में चिरकाल से चलने वाली बातों के मूल्य महत्व के निर्धारण की ओर भी उपन्यास प्रवृत्त हुआ है। जीवन के नित्य स्वरूप का चिंतन भी होने लगा है। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे हिंदी साहित्य में श्री बाबू भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा नाम का इस ढंग का पाप और पुण्य की मीमांसा करने वाला एक सुंदर उपन्यास प्रस्तुत किया है। देश के सामान्य भारतीय जीवन की बजाय यूरोपीय रहन सहन के सांचे में ढले हुए एक बहुत छोटे से वर्ग के जीवन चरित्र को उपन्यास से में अंकित करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, यह ठीक है कि अंग्रेजी शिक्षा के दिन दिन बढ़ते हुए प्रचार से देश के आधुनिक जीवन का यह भी एक पक्ष हो गया है, पर सामान्य पक्ष नहीं है। भारतीय रहन सहन, खान पान, रीति व्यवहार प्रायः सारी जनता के बीच बने हुए हैं। देश के असली सामाजिक और घरेलू जीवन को दृष्टि से ओझल करना हम अच्छा नहीं समझते। यूरोप में उपन्यास के बदलते स्वरूप के इन लक्षणों को शुक्ल जी ने उद्घाटित किया। उपन्यासों से काव्य के रंग, लंबे लंबे दृश्य वर्णन तथा धारा प्रवाह, भाव व्यंजनापूर्ण भाषा की प्रथा को बहुत कुछ छांट दिया गया। यह बात वहाँ नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में यथातथ्यवाद की प्रवृत्ति के साथ साथ हुई। इससे उपन्यास कला की अपनी निजी विशिष्टता निखर कर झलकी। यह विशिष्टता यह है कि घटनाएं और पात्रों के क्रियाकलाप ही भावों को बहुत कुछ व्यक्त कर दें। पात्रों के प्रगल्भ भाषण की बजाय थोड़े से मार्मिक शब्द ही हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरा कर दें। इसके पात्रों के भाषण का ढंग भी कुछ अधिक स्वाभाविक और व्यावहारिक हुआ। इसके अनुसार हमारे उपन्यासों के ढांचे में भी परिवर्तन हुआ।
इस तृतीय उत्थान का आरंभ होते होते हमारे उपन्यास का यह पूर्ण विकसित और परिष्कृत रूप लेकर स्वर्गीय प्रेमचंद जी आए। प्रेमचंद शील वैचित्र की व्यवस्थित उद्भावना उपन्यास में आई। इनके ही कुछ पात्रों में ऐसे स्वाभाविक ढांचों की व्यक्तिगत विशेषताएं मिलने लगी जिन्हें सामने पाकर अधिकांश लोगों को यह भासित हो कि कुछ इसी ढंग की विशेषता वाले व्यक्ति हमने कहीं न कहीं देखे हैं। अतः प्रकृति या शील स्वभाव के उत्तरोत्तर उद्घाटन का कौशल भी प्रेमचंद जी के दो एक उपन्यासों में विशेषतः गबन में देखने में आया। सत और असत, भला और बुरा दो वर्ग सर्वथा भिन्न वर्ग करके पात्र निर्माण करने की अस्वाभाविक प्रथा भी इस तृतीय उत्थान में बहुत कुछ कम हुई है, पर मनोवृत्ति की अस्थिरता का वह चित्र अभी बहुत कम दिखाई पड़ा है, जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियों में मनुष्य अपने शील स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध आचरण कर जाता है। प्रेमचंद्र की सी चलती और पात्रों के अनुरूप रंग बदलने वाली भाषा भी पहले नहीं देखी गई थी। अन्य बिंदु, इस बदलते स्वरूप के संबंध में शुक्ल जी ने एक आपत्ति भी की है। उपन्यासों को काव्य के निकट रखने वाला पुराना ढांचा एक बारगी छोड़ दिया गया है। छोड़ा क्यों जाए, उसके भीतर हमारे भारतीय कथात्मक गद्य प्रबंधों जैसे कादम्बरी हर्षचरित के स्वरूप की परंपरा छिपी हुई है। यूरोप उसे छोड़ रहा है, छोड़ दे। यह कुछ आवश्यक नहीं कि हम हर एक कदम उसी के पीछे पीछे रखें। यूरोप में हुए इस ढांचागत परिवर्तन के कारण ही पड़ताल करते हुए लिखा। वहाँ जब फ्रांस और इटली के कलावादियों द्वारा काव्य भी बेल बूटे की नक्काशी की तरह जीवन से सर्वथा पृथक कहा जाने लगा, तब जीवन को ही लेकर चलने वाले नाटक और उपन्यास को उससे सर्वथा पृथक समझा जाना स्वाभाविक ही था। पर इस अत्यंत पार्थ का आधार प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं। उस समय देश में सामाजिक आर्थिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। इसके साहित्य में वर्णित होने या इनका आभास पढ़ने के संबंध में शुक्ल जी ने इन बिंदुओं का वर्णन किया है। हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए। साहित्य की राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही ना नाचना चाहिए। अंग्रेजों की खेती से संबद्ध वर्गों, किसानों और सामान्य जमींदारों के शोषण और व्यवहार संबंधी लोगों को रियायतें देने की प्रवृत्ति को उठाया। राज कर्मचारियों का इतना बड़ा चक्र ग्रामवासियों के सिर पर ही चला करता है। व्यापारियों का वर्ग उससे प्रायः बचा रहता है। भूमि ही यहाँ सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी गई है। उपन्यासकारों के इस पर ध्यान देने और व्यापारियों द्वारा किसानों के शोषण को उठाने की नसीहत दी है। प्रवीण उपन्यासकार उनका आंदोलनों का समावेश और बहुत सी बातों के बीच कौशल के साथ करते हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यासों और कहानियों में भी ऐसे आंदोलनों का आभास प्रायः मिलता है, पर उनमें भी वह जहाँ राजनीतिक उद्धार या समाज सुधार का लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो गया है, यहाँ उपन्यासकार का रूप छिप गया है और प्रचारक प्रोपेगेंडिस्ट का रूप ऊपर आ गया है। ऐतिहासिक उपन्यासों की कमी को अच्छा बताते हुए लिखा है। जब तक भारतीय इतिहास के भिन्न भिन्न कालों में सामाजिक स्थिति और संस्कृति का अलग अलग विशेष रूप से अध्ययन करने वाले और उस सामाजिक स्थिति के सूक्ष्म ब्यौरों की अपनी ऐतिहासिक कल्पनाओं द्वारा उद्भावना करने वाले लेखक तैयार न हों, तब तक ऐतिहासिक उपन्यासों में हाथ लगाना ठीक नहीं। इस जमीन पर बहुत समझ बूझ कर पैर रखना होगा। प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री राखालदास बंदोपाध्याय ने अपने करुणा, शशांक और धर्मपाल नामक उपन्यासों के माध्यम से दिखा दिया कि किस ढंग का ऐतिहासिक उपन्यास होना चाहिए। उपन्यास का वर्गीकरण। उपन्यासों और कहानियों के दो भेदों को तो बहुत स्पष्ट माना। सामाजिक और ऐतिहासिक ढांचों के अनुरूप चलने वाले मुख्य तीन भेदों को प्रकट करते हुए माना कि अधिकतर उदाहरण
प्रथम ढांचे के ही होते हैं और तृतीय ढांचे में उतनी सजीवता नहीं मिलती। इसी से इसकी संख्या हिंदी में काफ़ी कम है। ये ढांचे इस प्रकार हैं: कथा के रूप में, आत्मकथा के रूप में, उदाहरण दिल की आग जीपी श्रीवास्तव, चिट्ठी पत्रों के रूप में जैसे चंद हसीनों के खतूत पांडे बैचन शर्मा उग्र। शुक्ल जी ने कथा वस्तु के स्वरूप और लक्ष्य के अनुरूप ये भेद किए। घटना वैचित्र प्रधान अर्थात केवल कुतूहलजनक, जैसे जासूसी और वैज्ञानिक आविष्कारों का चमत्कार दिखाने वाले, इसमें साहित्य का गुण अत्यंत अल्प होता है। केवल इतना ही होता है कि ये आश्चर्य और कुतूहल जगाते हैं। मनुष्य के अनेक पारस्परिक संबंधों की मर्मिकता पर प्रधान लक्ष्य रखने वाले, जैसे प्रेमचंद जी का सेवा सदन निर्मला गोदान, श्री विश्वम्भर नाथ कौशिक का माँ भिखारिणी, श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव का विदा विकास विजय, चतुरसेन शास्त्री का हृदय की प्यास। समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की परस्पर स्थिति और उनके संस्कार चित्रित करने वाले, जैसे प्रेमचंद जी का रंगभूमि कर्मभूमि, प्रसाद जी का कंकाल तितली, अंतर्वृत्ति अथवा शिल्पचित्र और उसका विकास क्रम अंकित करने वाले, जैसे प्रेमचंद जी का गबन, जैनेन्द्र कुमार का तपोभूमि सुनीता। भिन्न भिन्न जातियों और मतानुयायियों के बीच मनुष्यता के व्यापक संबंध पर जोर देने वाले, जैसे राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का राम रहीम। समाज के पाखंडपूर्ण कुत्सित पक्षों का उद्घाटन और चित्रण करने वाले, जैसे पांडे बैचन शर्मा उग्र का दिल्ली का दलाल, सरकार तुम्हारी आंखों में बुधवा की बेटी, भाम और आभ्यंतर प्रकृति की रमणीयता का समन्वित रूप में चित्रण करने वाले सुंदर और अलंकृत पदविन्यास युक्त उपन्यास, जैसे स्वर्गीय चंडी प्रसाद हरदेश का मंगल प्रभात। कहानी उपन्यासों से भी प्रचुर विकास हिंदी में छोटी कहानियों का हुआ है। कहानियाँ बहुत तरह की लिखी गई, उनके अनेक प्रकार के रूप रंग प्रकट हुए। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उपन्यास और दो छोटी कहानी दोनों के ढांचे हमने पश्चिम से लिए हैं। ये भी यह ढांचे बहुत सुंदर, हम समझते हैं कि ढांचों ही तक रहना चाहिए। शुक्ल जी ने पश्चिमी सिद्धांतों में हमारी कहानियों की विविधता के ना अट पाने से उनके अनुकरण की बजाय अपने सिद्धांतों के निर्माण का मत रखा है। उदाहरण के रूप में प्रेमचंद्र कृत बड़े भाई साहब को रखते हुए कहा कि अंग्रेजी में छोटी कहानियों में सील या चरित्र विकास की संभावना को नहीं माना गया, जबकि इस कहानी में चरित्र चित्रण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। कहानी का वर्गीकरण। हिंदी में जो कहानियाँ लिखी गई है, स्थूल दृष्टि से देखने पर वे इन प्रणालियों पर चली दिखाई पड़ती हैं। सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर सिर्फ गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में परिवसित होने वाली, जिसका बहुत ही अच्छा नमूना है स्वर्गीय गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। पंडित भवानी प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी और पेंसिल स्केच नाम की कहानियाँ भी इसी ढंगी है। ऐसी कहानियों में परिस्थिति की मार्मिकता अपने वर्णन का व्याख्या द्वारा हृदयंगम करने का प्रयत्न लेखक नहीं करता, उसका अनुभव वह पाठक पर छोड़ देता है। परिस्थितियों के विशद और मार्मिक, कभी कभी रमणीय और अलंकृत वर्णनों और व्याख्यानों के साथ मंद मधुर गति से चलकर किसी एक मार्मिक परिस्थितियों में परिवसित होने वाली, उदाहरण स्वर्गीय चंडी प्रसाद हरदेश की उन्मादिनी, शांति निकेतन। ऐसी कहानियों में परिस्थितियों के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण भी प्रायः रहता है। उक्त दोनों के बीच की पद्धति करके चलने वाली, जिसमें घटनाओं की व्यंजकता और पाठकों की अनुभूति पर पूरा भरोसा न करके लेखक भी कुछ मार्मिक व्याख्यान करता चलता है। उदाहरण प्रेमचंद जी की कहानियाँ पंडित विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, पंडित जनार्दन प्रसाद झा,
द्विज इत्यादि अधिकांश लेखकों की कहानियाँ अधिकतर इसी पद्धति पर चली है। घटना और संवाद दोनों में गुण व्यंजना और रमणीय कल्पना के सुंदर समन्वय के साथ चलने वाली उदाहरण प्रसाद जी तथा राय कृष्णदास जी की कहानियाँ। किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करने वाली लाक्षणिक कहानी जैसे पंडित बैचेंद्र शर्मा उग्र की भुनगा, भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी संग्रह पुष्यगिनी में संकलित चोर नामक कहानी उल्लेखनीय है। श्री चंडी प्रसाद हृदय की उन्मादिनी का जिस परिस्थिति में पर्यवसान होता है उसमें पूरन का सत्वोद्रेक, सौदामिनी का अपत्य स्नेह और काली शंकर की स्तब्धता तीनों का योग है। उसमें घटनाएं गतिशील नहीं हैं। शांति निकेतन में घटना और कथोपकथन दोनों नहीं हैं। यह भी कहानी का एक ढंग है, यह हमें मानना पड़ेगा। वस्तु समष्टि के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत से वर्ग किए जा सकते हैं, जिसमें ये मुख्य हैं। ये हैं सामान्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लाने वाली अधिकांश कहानियाँ इस वर्ग के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न वर्गों के संस्कार के स्वरूप सामने रखने वाली, जैसे प्रेमचंद जी की शतरंज की खिलाड़ी और ऋषभ चरण जैन की दान नाम की कहानी। नेक्स्ट, किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे किसी ऐतिहासिक काल का खंडचित्र दिखाने वाली, जैसे राय कृष्णदास जी की गहुला और जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप। नेक्स्ट, देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा सामने लाने वाली, जैसे श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी, हृदय गति तथा श्री जैनेन्द्र कुमार की अपना अपना भाग्य नाम की कहानी। राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित नवयुवकों के स्वदेश प्रेम, त्याग, साहस और जीवनोत्सर्ग का चित्र खड़ा करने वाली, जैसे पांडे बैचेंद्र शर्मा उग्र की उसकी माँ नाम की कहानी। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच धर्म, समाज सुधार, व्यापार, व्यवसाय, सरकारी काम, नई सभ्यता आदि की ओट में होने वाले पाखंडपूर्ण पापाचार के चटकीले चित्र सामने लाने वाली कहानियाँ, जैसे उग्र जी की है। उग्र की भाषा बड़ी अनूठी, चपलता और आकर्षक वैचित्र के साथ चलती है। उस ढंग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों और चांदनी ऐसी कहानियाँ में ही मिल सकती है। सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था का आदिम रूप झलकाने वाली, जैसे राय कृष्णदास जी की अंतःपुर का आरंभ, श्रीमंत समंत की चंबेली की कली और जैनेन्द्र कुमार की बाहुबली। अतीत के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक कालखंड के बीच अत्यंत मार्मिक और रमणीय प्रसंग का अवस्थान करने वाली, जैसे श्रीबिंदु ब्रह्मचारी और श्रीमंत समंत पंडित बालकराम विनायक की कहानियाँ। ये कहानियाँ कथामुखी नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें से कुछ के नाम ये हैं: वन भागिनी, कृतिका, हेरम्या और बाहुमान, कनकप्रभा, श्वेतद्वीप का तोता, क्या पढ़ता था, चंबेली की कली। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप में भी है। हास्य विनोद द्वारा अनुरंजक करने वाली, जैसे जीपी श्रीवास्तव, श्री अन्नपूर्णा और कांतानाथ पांडे चोंच जी की कहानियाँ। इस श्रेणी की कहानियों का अच्छा विकास हिंदी में नहीं हो रहा है। समाज के चलते जीवन के किसी विकृत पक्ष को या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बेढंगी विशेषताओं को हंसने हंसाने योग्य बनाकर सामने लाना अभी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। नाटक, शुक्ल जी ने इसमें जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित बद्रीनाथ भट्ट, जीपी श्रीवास्तव, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, पांडे बैचेंद्र शर्मा उग्र, उदय शंकर भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, चतुरसेन शास्त्री, सुमित्रानंदन पंत, कैलाशनाथ भटनागर और कुछ प्रसिद्ध कवियों उपन्यासकारों की नाटक रचनाओं पर विचार किया।
हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उपन्यासकारों ने भी, जैसे बाबू मैथिली शरण गुप्त, श्री वियोगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन नाटक की ओर हाथ बढ़ाया, पर उनका मुख्य स्थान कवियों और उपन्यासकारों के बीच ही रहा। यद्यपि और देशों के समान यहाँ भी उपन्यासों और कहानियों के आगे नाटकों का प्रणयन बहुत कम हो गया है, फिर भी हमारा नाट्य साहित्य बहुत कुछ आगे बढ़ा है। नाटकों का बदलता स्वरूप, यह तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल के आरंभ से ही बंगला की देखा देखी हमारे हिंदी नाटकों के ढांचे पाश्चात्य होने लगे। भारत तेंदु ने ही नील देवी और सती प्रताप के आरंभ में यशोगान या मंगलाचरण को तो रखा, पर प्रस्तावना हटा दी थी। बाद में यह भी हटता रह गया। भारत तेंदु काल से ही अंकों का अवस्थान अंग्रेजी ढंग पर होने लगा। जयशंकर प्रसाद ने अपने स्कंदगुप्त आदि नाटकों में अंग्रेजी ढंग पर चला दृश्य या गर्भांक शब्द छोड़ दिया और स्थान परिवर्तन या पट परिवर्तन के स्थानों पर कोई नाम नहीं रखा है। इसी प्रकार आजकल विस्कंभक और प्रवेशक का काम देने वाले दृश्य तो रखे जाते हैं, पर ये नाम हटा दिए गए हैं। प्रस्तावना के साथ उद्घाटक, कथोद्घात आदि का विन्यास चमत्कार भी गया, पर ये युक्तियाँ सर्वथा अस्वाभाविक न थीं। एक बात बहुत अच्छी तरह यह हुई कि यह पुराने नाटकों में दरबारी विदूषक नाम का जो फालतू पात्र रहा करता था, उसके स्थान पर कथा की गति से संबद्ध कोई पात्र ही हंसोड़ प्रकृति का बना दिया जाता है। आधुनिक नाटकों में प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक का मृदुगल ही एक ऐसा पात्र है जो पुराने विदूषक का स्थानापन्न कहा जा सकता है। उस समय के तात्कालिक यूरोपीय नाटकों के बदलते ढांचे का हिंदी नाटक पर पड़ने वाले प्रभाव को भी शुक्ल जी ने लक्षित किया है। जैसे अंक के आरंभ और बीच में भी समय, स्थान तथा पात्रों के रंग, रूप और वेशभूषा का बहुत सूक्ष्म ब्यौरे के साथ लंबा वर्णन, स्वगत भाषण की चाल भी अब उठ रही है। पात्रों के भाषण भी ना अब बहुत लंबे होते हैं, ना लंबे वाक्य वाले। ये बात सेठ गोविंद दास तथा पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों में पाई जाएगी। थिएटरों के कार्यक्रमों में दो अवकाशों के विचार में इन 3 अंक रखने की प्रवृत्ति भी लक्षित हो रही है। भारत में निर्दिष्ट शिल स्वभाव के पात्रों को अलग अलग परिस्थितियों में डालकर उनके संवादों और कार्यों से दर्शकों में रस संचार तो किया जाता था, किंतु पात्र धरोदात्त आदि बंधे हुए ढांचे में ही ढले हुए सामने आते थे। यूरोप में यथातथ्यवाद के प्रचार में शिल व चित्र प्रदर्शन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रसाद और प्रेमी ऐसे प्रतिभाशाली नाटककारों ने उक्त प्रवृत्ति का अनुसरण न करके रस विधान और शिल व चित्र दोनों का सुंदर सामंजस्य रखा है। हिंदी नाटकों के स्वतंत्र विकास के लिए ठीक मार्ग तो यह दिखाई पड़ता है कि हम उनका मूल भारतीय लक्ष्य तो बनाए रहें, पर उनकी स्वरूप के प्रचार के लिए और देशों की पद्धतियों का निरीक्षण और उनकी कुछ बातों का मेल सफाई के साथ करते चले। प्राचीन नाट्य शास्त्र भारतीय और यवन दोनों में कुछ बातों का, जैसे मृत्यु, वध, युद्ध दिखाना वर्जित था। यवनान में बड़ा भारी कारण रंगशाला का स्वरूप था और भारत में अत्यंत क्षोभ, शिष्ट रुचि, भोजन न दिखाने का कारण और अशिष्टता आदि से बचना। आजकल इन्हें जरूरी नहीं माना जाता। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में बराबर मृत्यु, हत्या और आत्महत्याएं दिखाई है। देश की परंपरागत सुरुचि की रक्षा के लिए कुछ व्यापार तो हमें आजकल भी वर्जित रखने चाहिए, जैसे चुंबन, आलिंगन। जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी। इस तृतीय उत्थान के बीच हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में 2 नाटककार बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई पड़े। स्वर्गीय
जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरिकृष्ण प्रेमी दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही है। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। प्रसाद जी के नाटकों में प्राचीन काल की परिस्थितियों के स्वरूप को मधुर भावना भाषा की रंगने वाली चित्र में कल्पना और भावुकता की अधिकता बहुत मिलती है। इससे संवाद कई जगह नाटकीय न रहकर गद्य काव्य के हिस्से हो गए हैं। नाटकों का प्रभाव संवादों कथोपकथन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रेमी जी के संवाद प्रसाद जी के संवादों से अधिक नायकोपरक हैं। उनमें प्रसंगानुसार बातचीत का चलना स्वाभाविक ढंग भी है और सर्वहृदयग्राह पद्धति पर भाषा का मर्म व्यंजक अनूठापन भी। प्रसाद जी के नाटकों की तरह एक ही ढंग की चित्रमयी और लच्छेदार बातचीत करने वाले कई पात्र नहीं आते। दोनों ने भले ही ऐतिहासिक नाटक लिखे हों, पर उनमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का आभास इधर उधर मिलता है। प्रसाद द्वारा नाटकों के बीच बीच में रखे गए गान ना तो प्रकरण के अनुकूल हैं और ना ही प्राचीन काल की भाव पद्धति के। वे वर्तमान काव्य को एक शाखा के प्रगीत मुक्तक लिरिक्स मात्र हैं। अपनी सबसे पिछली रचनाओं विशेषतः चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी से प्रसाद जी ने उपयुक्त त्रुटियां निकाल दी है। चंद्रगुप्त के दोष 25 वर्षों के लंबे समय की घटना एक नाटक में नहीं आनी चाहिए। इस रचना संबंधी दोष के अतिरिक्त एक इतिहास संबंधी बाहरी दोष भी है, जो पात्र युवक के रूप में नाटक के आरंभ में दिखाई पड़े। ये नाटक के अंत में उसी रूप में सामने है। बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से संबद्ध घटनाओं के जुड़ते चलने के कारण बहुत कम चरित्रों के विकास का अवकाश रह गया है। पर इस नाटक में विन्यस्त रखी गई वस्तु, कंटेंट और पात्र इतिहास का ज्ञान रखने वालों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उक्त दोषों की ओर ध्यान कुछ देर में जाता है। चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस का तुलनात्मक विवेचन। चंद्रगुप्त कठपुतली नहीं, प्रयासों में अपना क्षत्रिय भाग सुंदरता के साथ पूरा करने वाला है। नीति प्रवर्तक का भाग चाणक्य पूरा करता है। मुद्रा राक्षस में चाणक्य के व्यक्तित्व के कुछ गुणों जैसे तेजस्विता, धीरता, प्रत्युत्पन्न बुद्धि और ब्रह्मणोचित त्याग आदि के साथ बदलने की भावना ही सामने आती है। चंद्रगुप्त में पूरा व्यक्तित्व व हृदय सामने रखा गया है और उसके प्रयत्न का लक्ष्य भी ऊंचा किया गया है। राजनीतिक और सामाजिक दोनों भावनाओं की व्यंजना जिस काल का वह नाटक हो, उस काल की भाषा पद्धति और विचार पद्धति के अनुसार करानी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पंडित उदयशंकर भट्ट की कला का पूर्ण विकास पौराणिक नाटकों में दिखाई पड़ता है। अम्बा नाटक में भीष्म द्वारा हारी हुई अम्बा की कहानी जन्मांतरव्यापिनी प्रतिकार वासना के अतिरिक्त स्त्री पुरुष संबंध की वह विषमता भी सामने आती है, जो आजकल की महिला आंदोलन की तह में वर्तमान है। मत्स्यगंधा द्वारा भावनाट्य का पदबद्ध नाटक है। उसमें जीवन का वह रूप सामने आता है जो ऊपर से सुखपूर्ण दिखाई पड़ता है, पर जिसके भीतर न जाने कितने उमंगों और मधुर कामनाओं के ध्वंस की विषाद धारा यहाँ से वहाँ तक छिपी मिलती है। विश्वामित्र भी इसी ढंग का एक सुंदर नाटक है। चौथा नाटक सगर विजय भी उत्तम है। पौराणिक सामग्री का ऐसा सुंदर उपयोग भट्ट जी उदयशंकर भट्ट ने किया है, वैसा कम देखने में आता है। ऐतिहासिक नाटक रचना में जो स्थान प्रसाद और प्रेमी का है, पौराणिक नाटक रचना में वही स्थान भट्ट जी का है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक से लेकर अंत तक का व्रत लेकर प्रताप प्रतिज्ञा नाटक की रचना की है। परिस्थितियों को प्रधानता देने से मैं मिलिंद का चुनाव उतना अच्छा नहीं है।
उसमें कुछ ऐतिहासिक त्रुटियां भी हैं। स्वर्गीय राधा कृष्ण दास के प्रताप नाटक का आरंभ मानसिंह के उपमान से होता है, जो नाट्य कला की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। चतुरसेन शास्त्री ने अमर राठौड़ और उत्सर्ग नामक ऐतिहासिक नाटकों में कथा वस्तु को अपने अनुकूल गढ़ने में निपुणता अवश्य दिखाई है, पर अनावश्यक सामग्री के कारण ऐतिहासिकता और कहीं कहीं घटनाओं की महत्ता कम हो गई है। अंग्रेज कवि शैली के ढंग पर सुमित्रा नंदन पंत ने कवि कल्पना को दृश्य रूप देने के लिए ज्योत्सना नाम से एक रूपक लिखा है। कैलाशनाथ भटनागर का भीम प्रतिज्ञा भी विद्यार्थियों के योग्य अच्छा नाटक है। जर्मन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटक फाउस्ट का अच्छा अनुवाद भोलानाथ शर्मा MA ने किया है। मौलिक नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत के पुराने नाटकों का हिंदी में अनुवाद हुए हैं, जो निम्नलिखित हैं। नाटक और अनुवादक भास्कृत स्वप्नवासवदत्ता, अनुवादक हैं सत्यजीवन वर्मा। और पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, प्रतिज्ञा, योगंध रायण, अनुवादक हैं ब्रजजीवन दास। नाटक प्रतिमा, इसके अनुवादक हैं बलदेव शास्त्री। और दिंगनाथ कृत कुंदमाला, इसके अनुवादक हैं वागीश्वर विद्यालंकार। हिंदी के कई अच्छे कवियों और नाटककारों ने भी कुछ एकांकी नाटक लिखे हैं, जिनका एक अच्छा संग्रह आधुनिक एकांकी नाटक के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें सुदर्शन राजकुमार वर्मा, भुवनेश्वर उपेंद्रनाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, धर्म प्रसाद आनंद, प्रकाश आनंद, उदय शंकर भट्ट के क्रमशः राजपूत की हार, 10 मिनट, स्ट्राइक, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी, दीन तथा 10,000 नामक एकांकी संग्रहित हैं। यथातथ्यवाद, यथातथ्यवाद को सौंदर्यवाद और कलावाद की प्रतिक्रिया बताते हुए लिखा। जब कोई बात हद के बाहर जाकर जी उबाने और विरक्ति उत्पन्न करने लगती है, वह साहित्य के क्षेत्र में प्रतिक्रिया अपेक्षित होती है। यूरोप के साहित्यिक क्षेत्र में एकांग दर्शिता इतनी बढ़ गई है कि किसी न किसी हद पर जाकर कोई न कोई वाद बराबर खड़ा होता रहता है और आगे बढ़ चलता है। अतः यूरोप के किसी वाद को लेकर चिल्लाने वालों को यह समझ रखनी चाहिए कि उसका बिल्कुल उल्टा वाद भी पीछे लगा आ रहा है। प्रतिक्रिया के रूप में निकाली हुई साहित्य की शाखाएं प्रतिक्रिया का रोष ठंडा होने पर धीरे धीरे पलटकर मध्यम पथ पर आ जाती है। कुछ दिनों तक तो वे केवल चिढ़ाती सी जान पड़ती है, पीछे शांत भाव से सामंजस्य के साथ चलने लगती हैं। निबंध। विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षाक्रम में हिंदी साहित्य को शामिल करने से उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की बड़ी मांग के बावजूद उसकी कमी पर चिंता व्यक्त की है। निबंध की जो स्थिति द्वितीय उत्थान में थी, वही स्थिति इस काल से भी बनी रही। शुक्ल जी ने नाराजगी व्यक्त की है कि भाषा शैली और अर्थ वैचित्र का जैसा विकास कहानियों में हुआ, वैसा निबंध के क्षेत्र में नहीं हुआ। उत्कृष्ट कोटि के निबंध का अर्थ है जिसकी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े। चिंतन के गूढ़ विषयों के बारे में कल्पना करना कभी उचित नहीं हो सकता। सूक्ष्म विचारों के विषयों पर भावना और कल्पना का धावा पहले पहल काव्य का स्वरूप बताने वाले निबंधों में बंग साहित्य में हुआ। काव्य पर तमाम निबंध लिखे गए जिनमें कविता का ठीक ठीक स्वरूप बतलाने के बजाय उसकी विरुद्धावलियाँ, जहाँ न जाए कवि वहाँ जाए, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, बखानी गई। दो तरह का गद्य मुख्यतः लिखा गया, काव्यात्मक गद्य और भावात्मक गद्य। काव्यात्मक गद्य के दो प्रकार मिलते हैं। बंगाली भाषा के उद्भ्रांत प्रेम चंद्रशेखर मुखोपाध्याय की देखा देखी लिखा गया। इसमें विक्षेप शैली थी, अर्थात भावावेश बताने के लिए भाषा बीच बीच में असंबद्ध उखड़ी हुई होती थी। इस शैली का प्रेमोद्गार के
रूप में पत्रिकाओं में भावुकता की झलक से आदि से अंत तक भरे हुए प्रबंध, यदि उन्हें प्रबंध कह सकें, छपे। चतुरसेन शास्त्री के अंतस्थल में प्रेम के अलावा दूसरे भावों की भी प्रबल व्यंजना करने वाले विविध प्रबंध थे। इसमें कुछ दूर तक एक तरह की चलती धारा के बीच बीच में भाव का प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता था। उपयुक्त दोनों प्रकार के गद्य बंगाली थिएटरों की रंगभूमि के भाषण से लगते थे। इनकी भाषा तरंगवती धारा के रूप में चली थी, अर्थात उसमें धारा और तरंग दोनों का योग था। भावात्मक गद्य के भी दो रूप मिलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता का रंग लिए भावात्मक गद्य और उससे भिन्न आध्यात्मिकता वालों में परोक्ष आलंबन को प्रीतम मानकर उसके साथ संयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना की जाती थी। रविंद्र बाबू की गीतांजलि, राय कृष्णदास की साधना, प्रवाल और छायावाद वियोगी हरि की भावना, अंतर्नाद और भंवरलाल सिंधी की वेदना भूमिका डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखी। इस ढंग की उल्लेख्य रचनाएं हैं। यह बहुत कुछ अभिनीत और अनुकृत लाक्षणिक भावुकता है। हृदय की स्वाभाविक पद्धति पर बहुत कम दशाओं में चलती है। इनके भिन्न लौकिक भावात्मक प्रबंध हैं, जिनमें चित्र विधान कम और कसक, टीस व वेदना अधिक रहती है। अतीत के अलग अलग हिस्सों में रमने वाली भावुकता हृदय की एक सामान्य वृत्ति व्यवहार है। डॉक्टर रघुवीर सिंह इसे लेकर साहित्य में आए। इन्होंने मुगल काल के चित्रों व स्थानों को लेकर उस समय की परिस्थितियों व राजाओं की मनः स्थितियों को बड़ी तन्मयता से उकेरा है। शुक्ल जी ने इनकी बहुत प्रशंसा की है। शुक्ल जी ने काव्यात्मक और भावात्मक गद्य के उचित क्षेत्र में आविर्भाव और प्रसाद पर प्रसन्नता व्यक्त की है, पर गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि की मांग करने वाले क्षेत्रों में इन्हें घसीटे जाने पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने लिखा है, कविता के ही निरूपण पर भावात्मक प्रणाली का यह दावा रहता तो भी एक बात थी, कवियों की आलोचना तथा विषयों में भी इसका दखल हो रहा है। यह खटके की बात है। इससे साहित्य में विचार शैथिल्य और बुद्धि का आलस्य फैलने का आशंका जताई है। उनके अनुसार जो विषय सूक्ष्म और सुव्यवस्थित विचार परंपरा की अपेक्षा रखते हैं, उनके विषय में हवाई शैली पर बात करना ठीक नहीं। समालोचना और काव्य मीमांसा। इसमें शुक्ल जी ने उस समय की समालोचना की पुस्तकों, उसके बदलते स्वरूप के साथ ही यूरोप में प्रचलित कला के लिए आई रिचर्ड्स द्वारा उसके विरोध, प्रभाववादी समीक्षा, अभिव्यंजनावाद को भी विवेचित किया है। इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण दोष के कथन से आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और उसकी अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की और भी ध्यान दिया गया। दो तरह की पुस्तकें लिखी गई, पुस्तकों और कवियों की आलोचना संबंधी, पाश्चात्य काव्य मीमांसा संबंधी, बाबू श्याम सुंदर दास कृत शिक्षोपयोगी ग्रंथ साहित्य लोचन और श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कृत विश्व साहित्य। दूसरी श्रेणी की पुस्तकें हैं। किसी कवि की रचना से पूरी तरह असंबद्ध चित्रमयी कल्पना और भावुकता की सजावट करने वाली समीक्षा पर व्यंग करते हुए लिखा है। ऊपरी रंग ढंग से ऐसा जान पड़ेगा कि कवि के हृदय के भीतर सेंध लगाकर घुसे हैं और बड़े बड़े गूढ़ कोने झांक रहे हैं, पर कवि के उद्धृत पदों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा कि कवि के विविध भावों से उनके वाग विलास का कोई लगाव नहीं। पद का आशय या भाव कुछ और है। आलोचक जी इसे उद्भक्त करते हुए और ही राग अलाप रहे हैं। कवि के मानसिक इतिहास का एक आरोपित इतिहास तक, किसी विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कहीं से लेकर वे सामने रखेंगे, पर इस बात का कहीं कोई प्रमाण न मिलेगा कि
आलोच्य कवि के 25-30 पदों का भी ठीक तात्पर्य उन्होंने समझा है। ऐसे आलोचकों के शिकार छायावादी कहे जाने वाले कुछ कवि भी अभी हो रहे हैं। छायावाद को चले काफ़ी दिन हो गए, फिर भी कोई ऐसी समीक्षा पुस्तक नहीं आई जिसमें इसकी रचना प्रक्रिया, टेक्निक, प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियाँ सोच समझ कर निर्दिष्ट की गई हो। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने को मिली। इसका कारण यह भी रहा कि इधर अभिव्यंजना का वैचित्र लेकर छायावाद चला, उधर उसके साथ ही प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा, इम्प्रेशनिस्ट क्रिटिसिज्म का फैसल बंगाल होता हुआ आधम का। रविंद्र बाबू ने अपनी प्रतिभा के बल से कुछ संस्कृत काव्यों की समीक्षा करते हुए कहीं कहीं आध्यात्मिक अर्थों की योजना की है। इस संबंध में हमारा यही कहना है कि इस प्रकार की प्रतिभापूर्ण कृतियों का भी अपना मूल्य है। वे कल्पनात्मक साहित्य के अंतर्गत अवश्य हैं, पर विशुद्ध समालोचना की कोटि में नहीं आ सकती। प्रभाववादी समीक्षा, अभिव्यंजनावाद और कला के लिए प्रभाववादी समीक्षा में माना गया कि किसी काव्य को पढ़ने से जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन यदि हमने कर दिया तो समालोचना हो गई। इसका मानना था कि कवि की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। इनके अनुसार समालोचना व्यक्तिगत वस्तु थी। उनके मतानुसार समालोचना के औचित्य अनुचित्य पर किसी को कुछ विचार करने की जरूरत नहीं, जिस पर जैसा प्रभाव पड़े वह वैसा कहें। शुक्ल जी की प्रभाववादियों को लेकर स्पष्ट मान्यता थी कि इस प्रकार की समीक्षा के चलन ने अध्ययन, चिंतन और प्रकृत समीक्षा का रास्ता ही छेक दिया। उसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। प्रभाववादियों की बात लें तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रहा। वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति, एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य ही हुआ। उस समय यूरोप में काव्य की स्वरूप मीमांसा के संबंध में सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिव्यंजनावाद प्रवर्तक इटली के क्रोंचे पर शुक्ल जी ने लिखा। इसमें अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। बात चाहे जो हो, जो और जैसी हो, उसका कुछ ठीक ठिकाने की ना भी हो। क्रोंचे का कहना है कि अनूठी उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय ना समझना चाहिए। इस वाद अभिव्यंजनावाद में तथ्य इतना है कि उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो छिपा अर्थ रहता है वह स्वतः कविता नहीं, पर यह बात उतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तय में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है। बात यह है कि अभिव्यंजनावाद में ही कलावाद की तरह काव्य का लक्ष्य वेलबूटे की नक्काशी वाला सौंदर्य मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या भावुकता से कोई संबंध नहीं। और कलाओं को छोड़ यदि हम काव्य ही को लें तो इस अभिव्यंजनावाद को वाग्वैचित्र्यवाद ही कह सकते हैं और इसे अपने यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मान सकते हैं। इन्हीं दोनों वादों, प्रभाववाद और अभिव्यंजनावाद की दृष्टि से यह कहा जाने लगा कि समालोचना के क्षेत्र से अब लक्षण, नियम, रीति, काव्यभेद, गुण दोष, छंद व्यवस्था आदि का विचार उठ गया, किंतु नियम, लक्षण आदि काव्य संबंधी चर्चाओं की सुविधा और विचार की व्यवस्था के लिए भी ही दिए गए थे, पर इनके उपयोग कठोर बंधन की तरह किए जाने लगे और बहुत से लोगों ने इन्हें ही सब कुछ समझना शुरू कर दिया था। इस हद के बाद प्रतिवर्तन रिएक्शन होना ही था। यूरोप में अनेक प्रकार के वादों की उत्पत्ति प्रतिवर्तन के रूप में ही हुआ करती है। अतः हमें हिंदी जगत को
सामंजस्य बुद्धि बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकलना चाहिए। शुक्ल जी ने उक्त दोनों के विषय में किए गए अपने विवेचन का कारण हिंदी साहित्य में इनकी हो रही भद्दी नकल की प्रवृत्ति को बताया है। उक्त दोनों पर कला कला के लिए का प्रभाव था। उन दिनों यूरोप में यह वाद बहुत चल रहा था। शुक्ल जी ने इसका गंभीर विवेचन किया है। काव्य के मूल्य निर्णय महत्व की निर्धारण में जीवन और जगत की बहुत सी चीज़ों बातों का योगदान समझा जाता रहा है। इस वाद के कारण इन्हें इतर वस्तुएं शुद्ध कला क्षेत्र के बाहर की व्यवस्थाएं कहकर टाला जाने लगा। इसका प्रधान पक्ष है कि कविता की दुनिया ही निराली है। उसकी प्रवृत्ति या सत्ता ना तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है ना अनुकृति। जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों ने यह उद्भावना की कि सौंदर्य संबंधी अनुभव एस्थेटिक एक्सपीरियंस एक अलग ही तरह का अनुभव है जिसका बाकी अनुभवों से कोई संबंध नहीं। इससे वह यह मान्यता जोर पकड़ने लगी कि कला का मूल्य निर्धारण उसके मूल्यों से होगा, बाकी मूल्य एकदम अलग ही होने चाहिए। 19वीं सदी के मध्य में व्हिसलर ने यह मत दिया था कि अंग्रेजी में डॉक्टर ब्रैडले इसके सबसे प्रभावशाली व्याख्याता रहे। आइए रिचर्ड ने अपनी पुस्तक साहित्य समीक्षा सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बड़ी सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति से इस तरह के विभिन्न अर्थवादों का निराकरण तर्कपूर्ण खंडन किया। शुक्ल जी ने इसके निराकरण में अपनी ओर से ये तर्क प्रस्तुत किए। हमारे यहाँ साहित्य शास्त्रियों ने संपूर्ण जीवन को ही 4 पुरुषार्थों अर्थ धर्म काम मोक्ष के साधन के रूप में देखा और उसी प्रकार काव्य भी उसका एक अंग है। जीवन के बाकी साधनों की तुलना में काव्यानुभव में विशेषता यह होती है कि वह एक रमणीयता सुंदरता के रूप में होता है जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है। किसी भी काव्य की उच्चता और श्रेष्ठता का निर्णय में इसका विचार होता रहा और होगा भी कि उसमें बाह्य जीवन और अंतर्जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ है। हमारे यहाँ रसानुभव को लोकोत्तर और ब्रह्मांड सहोदर अर्थात आदि अर्थवाद के रूप में कहा गया, न कि सिद्धांत के रूप में। इसका तात्पर्य इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है। यूरोप में समालोचना शास्त्र का क्रमागत विकास फ्रांस में ही हुआ, अतः फ्रांस का प्रभाव यूरोपीय देशों में बहुत कुछ रहा। काव्य के साथ कला शब्द कला के लिए के संदर्भ में लगाना उचित नहीं, इससे काव्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हमारे यहाँ काव्य की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं की गई। बेल बूटे और नक्काशी के समान काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान नहीं हो सकता। ऐसा लगातार कहते रहने से कविता भी ललित कलाओं में मानी जाने लगी। इसमें कला के लिए मैं फ्रायड के काम संबंधी सिद्धांत का भी योगदान है। और जब कविता की सौंदर्य भावना काम वासना से प्रेरित मानी जाएगी तो फिर पुरुष कवि प्रकृति की सारी सुंदरता को स्त्री के अंग अंग के रूप में ही चित्रित करेगा। व्यंग्य करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, आजकल तो स्त्री कवियों की कमी नहीं है, उन्हें अब पुरुष कवियों का दिन अनुकरण न कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती हुई मेघमाला को दाढ़ी मूछ के रूप में देखना चाहिए। यूरोप के कुछ कला संबंधी एक देशी और अत्युक्त मतों की नकल कर लिखने वाले लेखों को समालोचना के क्षेत्र से ऐसा कोई विशेष लाभ नहीं। पश्चिम की कला काव्य संबंधी प्रचलित वादों में अक्सर एकांग दृष्टि की दौड़ ही विलक्षण दिखाई पड़ा करती है। वहाँ के कुछ लेखक काव्य की किसी एक पक्ष को उसका पूर्ण स्वरूप मान इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में अनूठी सूक्ति या विचार के रूप में ग्रहण चलते हैं। काव्य रचना और काव्य चर्चा में इधर स्वप्न और मद का प्रधान स्थान रहने लगा है। ये दोनों शब्द काव्य में प्राचीन धर्म संप्रदायों से आए। लोग मानते थे कि संतों या सिद्धों को तमाम बातों का आभास स्वप्न में मिलता है या तन्मयता की दशा में। फ्रायड ने भी इसको
मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकृति दे दी। इससे कवि कल्पना और स्वप्न का अभेदवाद और पक्का हो गया। सच्चाई यह है कि कल्पित वस्तु की अनुभूति और स्वप्न में देखी वस्तु की अनुभूत के रूप में बहुत अंतर है। अतः काव्य रचना या काव्य चर्चा में स्वप्न की बहुत अधिक भरमार अपेक्षित नहीं है। मद और मदकता का चलन फारस में बहुत पहले से अनुदित होता आया है। दीन दुनिया से अलग प्रेमचंद में मत वाले माने जाने वाले सूफियों ने इस रूढ़ी को और आगे बढ़ाया। धीरे धीरे कवियों के लिए भी मत वालेपन और फक्कड़पन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। भारत में मत वालेपन या फक्कड़पन अघोरपंथी कुछ साधुओं में ही थी। कवि के लिए तो व्यवहार कुशल होना माना गया है। राजशेखर द्वारा विदित कवि के लक्षणों से यह बात स्पष्ट है। वाल्मीकि से लेकर भवभूति और पंडित राज जगन्नाथ तथा चंद्र से लेकर ठाकुर और पद्माकर तक कोई मद से झूमने वाला लोक व्यवहार से अनभिज्ञ या बेपरवाह नहीं माना गया। प्रतिभाशाली कवि अर्थ धन में लिप्त सामान्य व्यक्ति से भिन्न होते हैं। वे अपने उद्भासित प्रसंग में लीन रहते हैं, जो कभी कभी सनक सी प्रतीत हो सकती है। श्रद्धा और प्रेम के कारण लोग इन प्रवृत्तियों को अत्युक्ति के साथ प्रकट करने लगे, पर इनका परिणाम यह न होना चाहिए कि कवि लोग अपनी प्रशस्ति की इन अत्युक्त बातों को ठीक ठीक चरितार्थ करने में लगे रहें। किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती। बाहर से सामग्री लाए खूब आए, पर वह कूड़ा करकट के रूप में न इकट्ठी की जाए। उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुँचे। शुक्ल जी के अनुसार यूरोप के साहित्य में फैशन के रूप में प्रचलित बातों को कच्चे पक्के ढंग से सामने लाकर कुतूहल उत्पन्न करना स्वयं की मस्तिष्क शून्यता के साथ ही समस्त हिंदी पाठकों पर मस्तिष्क शून्यता का आरोप करना है। काव्य और कला पर निकलने वाले लेखों में आवश्यक अभिज्ञता और स्वतंत्र विचारों का अभाव देख शुक्ल जी ने दुख प्रकट किया है। इधर कुछ दिनों से सत्य शिव सुंदर की बड़ी धूम है, जिसे कुछ लोग शायद उपनिषद वाक्य समझ अपने यहाँ भी कहा है लिखकर उद्धत किया करते हैं। यह कोमल पदावली ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर की है और वास्तव में द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है। लोग भले ही कुछ भी कहें, पर कवियों पर समीक्षकों, समालोचकगणों का प्रभाव पड़ता है। बहुत से कवि विशेषता नए उनके आदर्शों के अनुकूल चलने की कोशिश करते हैं। उपयुक्त वादों के अनुकूल यूरोप में काव्य रचना हुई, उसका अनुकरण बंगला में हुआ। आजकल हिंदी की जो कविता छायावाद के नाम से पुकारी जाती है, उसमें इन सब वादों का मिला जुला आभास पाया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि इन सब कवियों ने उसके सिद्धांत सामने रखकर रचना की है। उनके आदर्शों के अनुकूल कुछ कविताएं यूरोप में हुई, जिसकी देखा देखी बंगला और हिंदी में भी होने लगी। नोट: इस अध्याय में शुक्ल जी ने नवजागरण से जुड़े व्यक्तित्व संबंधी विवेचन प्रस्तुत किए हैं, इसलिए इसके परिशिष्ट के रूप में नवजागरण दिया जा रहा है। परिशिष्ट नवजागरण 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा, उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण और नवजागरण कहते हैं। इसका विस्तृत विवेचन वैचारिक पृष्ठभूमि में किया गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण संस्कृति प्रकृति समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती हैं। 19वीं शताब्दी के नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखता है, वे हैं वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, आधुनिक व इहलोकवादी दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व जैसे सामाजिक राजनीतिक आदर्श।
भारत में नवजागरण में धार्मिक सामाजिक सुधार करने वाली कई संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी तालिका इस प्रकार है। नवजागरण के संबंध में स्थापना वर्ष, स्थान, संस्था, संस्थापक। 1828 ईस्वी कलकत्ता ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। 1839 ईस्वी कलकत्ता तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ ठाकुर। 1864 ईस्वी मद्रास वेद समाज, श्री धरलू नायडू। 1867 ईस्वी बम्बई प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। 1873 ईस्वी पुणे सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। और 1875 ईस्वी बम्बई आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। 1882 ईस्वी अडियार मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास, ब्लावत्स्की और ओलकाट। 1897 ईस्वी बेलूर कलकत्ता रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज को प्रभावी बनाने में देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने प्रमुख भूमिका निभाई। केशव चंद्र सेन ने दूर दूर तक यात्राएं कर ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार किया। सेन की प्रेरणा से वेद समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। 1867 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ गया। देवेंद्र नाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन का गुट भारतीय ब्रह्म समाज नव विधान कहलाया। 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज का पुनः विभाजन हुआ और आनंद मोहन बोस एवं द्वारिकानाथ गांगुली ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के विरोध में 1830 ईस्वी में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की थी, जिसके द्वारा सती प्रथा व बहुविवाह को मान्य ठहराया गया, पर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इस समाज से संबद्ध अन्य प्रमुख व्यक्ति थे R.G. भंडारकर, महादेव गोविंद राणादे तथा N.G. चंदावरकर। दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश 1875 ईस्वी खड़ी बोली हिंदी गद्य में है। आर्य समाज के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते हैं।